नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रहे ट्रांसफर्स की। जी हां, लाखों कर्मचारी और उनके परिवार वाले इन ट्रांसफर पर से जो प्रतिबंध हटा था पिछले 16 जून तक के लिए आम कर्मचारियों के लिए और अभी 6 दिनों के लिए शिक्षकों के लिए, उसको लेकर बहुत आस लगाए बैठे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिनके पति या पत्नी दूसरे जिले में हैं, जिनके माता पिता बहुत गंभीर बीमार हैं या जो खुद किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई ऐसी इमरजेंसी वजह से वो अपना तबादला चाहते हैं। पर दिक्कत यह है कि इन कर्मचारियों का ट्रांसफर जो है उसके आगे कई तरह की अड़चनें माफ कीजिएगा लगाई जा रही हैं। अड़चनें कैसी है? शिक्षकों के जो अभी 6 दिनों के लिए तबादले खुले हैं उसमें कहा गया कि 90% जिनकी अटेंडेंस नहीं है वो ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि इसमें 70-80% शिक्षक बाहर। फिर दूसरा एक क्लॉज लगा दिया गया कि जो जनगणना की ड्यूटी में लगे हैं वो आवेदन नहीं कर सकते। 70,000, 4 लाख में से 70,000 शिक्षक करीब जनगणना कर रहे हैं, वो बाहर। फिर उसके बाद ये एक नया क्लॉज ये पता चला है जिसमें यह कहा गया कि जिन जिलों में 70% से कम शिक्षकों की तैनाती है, मान लीजिए एक जिले में 100 शिक्षक होने चाहिए और वहां 70 से कम है, 65% हैं शिक्षक, तो वहां के शिक्षक दूसरे जिले में ट्रांसफर ही नहीं ले सकते, उनके ऑप्शन ही नहीं आ रहा वेबसाइट में। अब भाई गलती प्रशासन की, शिक्षा विभाग की, और खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो शिक्षक जो ऐसे जगह पर तैनात है जहां पर 65% से कम जो है वो स्वीकृत पदों की तुलना में शिक्षक तैनात हैं। ऐसे कई क्लॉज लगाकर इन शिक्षकों को इनके हक से, इनकी जरूरतों से, इनकी आवश्यकताओं से दूर रखने की क्या साजिश हो रही है? शिक्षक वर्ग नाराज है। इससे पहले जो ट्रांसफर हुए हैं उसको लेकर के कर्मचारियों में नाराजगी है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि तबादले के नाम पर यहां पर उद्योग चल रहा है और बीजेपी कह रही है कि सब ठीक है, हम कर्मचारी हित में हर काम कर रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो कौन है गलत, कौन है सही, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि शिक्षकों की तकलीफ क्या है, दर्द क्या है, वो क्यों परेशान है। कहने को तो तबादले हो रहे हैं पर ज्यादातर 80% शिक्षक इससे महरूम क्यों हैं, जरा सुनिए। स्कूल शिक्षा विभाग के स्वैच्छिक स्थानांतरण पे आवेदन करने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसमें 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता और जनगणना ड्यूटी के कारण मैं स्वयं भी पोर्टल पर अपना स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर पा रहा हूं। या जैसे ही मैं पोर्टल पर आवेदन करता हूं तो सर्वप्रथम उस पर लिखा जाता है कि आपकी 90% उपस्थिति से कम है, इस कारण से आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही जनगणना ड्यूटी का भी उसमें उल्लेख होता है कि आपकी ड्यूटी जनगणना में है, इस वजह से भी आप आवेदन नहीं कर सकते। शिक्षक पहले से ये अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं कि अब तो उनके आवेदन नहीं हो सकते, क्योंकि 20 साल 25 साल पुराने वैवाहिक प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त होंगे। उन्हें जब तक सूचना मिलेगी तब तक यह समय भी पार हो जाएगा। तो यह नाम मात्र के लिए है और वास्तविक रूप से सर्वे किया जाए। और आइए अब सुनाते हैं आपको इस पूरे मामले पर कांग्रेस किस तरह से आरोप लगा रही है और बीजेपी कैसे इससे ठीक बता रही है। दोनों के बयान सुनिए। आजकल अब शिक्षक भर्ती जब होती है तो शिक्षक सिर्फ नाम के लिए भर्ती होता है। वो भर्ती होता है चुनाव कराने के लिए, वो भर्ती होता है राशन कार्ड बनाने के लिए, वो भर्ती करा जाता है सरकार के और दूसरे काम करने के लिए। सिर्फ शिक्षा का काम छोड़ा जाता है। शिक्षा छोड़ के बाकी जितने काम राज्य सरकार के हैं वो शिक्षकों पर है, लेकिन उनको वेतन भी समय से नहीं दिया जाता। मनमानी तरीके से उद्योग धंधा करके ट्रांसफर किए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है। अटेंडेंस की बात होती है कि शिक्षक समय पे नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वल्लभ भवन में बैठे हुए क्लास 1 से लेकर IAS तक कितने लोग समय पे आते हैं? उनके क्यों नहीं थंब इंप्रेशन चेक करी जाते? लेकिन ये सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में तबादला नीति पूरी तरह से पारदर्शी है और साथ ही प्रदेश की जनता के भी हित में और अधिकारी कर्मचारियों के भी हित में है। कांग्रेस के नेता जिनकी सरकार में मंत्रालय को दलाली का अड्डा और मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग बनाया था, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। हमने उनका दौर देखा है जहाँ एक ही अधिकारी के एक दिन में 3-3 आदेश होते थे, सुबह ट्रांसफर, दिन में निरस्ती और शाम को नया आदेश। तो कांग्रेस पार्टी केवल तबादले को उद्योग की तरह लेती
देती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो नीति बनाई गई है वो जनहित के हित में हो। जिस तरह से शिक्षा विभाग में जो सुझाव आए हैं उनको भी सरकार द्वारा नीति में शामिल किया गया है। सरकार की नीति पूरी तरह से जनहित में और पारदर्शी है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा मामला पूरा उलझ चुका है और ट्रांसफर जो कि आम कर्मचारियों के लिए राहत की खबर हो सकती थी, वो कैसे उनके परेशानी का सबब बन गए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सीधे रुख कर लेता हूं। अजय सिंह यादव जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। यशवंत सिंह चंदेल कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। जगदीश यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ के, उनका भी स्वागत करता हूं। और अशोक पांडे प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के मंच के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जगदीश यादव जी, चूंकि अब शिक्षकों की समस्या पर हम बात कर रहे हैं, 4 लाख शिक्षक हैं, 70,000 जनगणना की ड्यूटी में लगे हैं, यानी कि एक बड़ा वर्ग वो बाहर हो गया। फिर ई अटेंडेंस के नाम पर बताया जा रहा है कि 70 से 80% शिक्षक वो बाहर हो गए। फिर ऐसे शिक्षक जिनके जिलों में 70% से कम शिक्षक हैं, उन्हें कह दिया कि तुम जिले से बाहर ट्रांसफर के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो वो बाहर हो गए। तो फिर बचा क्या? इस ट्रांसफर को खोलने का मकसद तो पूरा होना चाहिए ना, ये तो समझ नहीं आ रहा। और मुझे ये बड़ा दर्द हो रहा है कि जनगणना की ड्यूटी लगा करके जो काम जनगणना का कर रहा है उसे तो आपको पुरस्कृत करना था, उससे सजा दे दी कि तुम ट्रांसफर अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो गड़बड़ हो गई ना। आप सुन पा रहे हैं मुझे जगदीश जी? जी आवाज कट रही है, बार बार आवाज कट रही है। जगदीश जी को मेरी आवाज पहुंचाइए भाई। जगदीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज कट रही है। हाँ जी जगदीश जी, मुझे ये बताइए, शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सरकार की पवित्र भावना होती है कि शिक्षकों के ट्रांसफर हो, कर्मचारियों के ट्रांसफर हो, लेकिन इस बार जो नीति बनाई गई है उसमें मेरा मानना है, जो मैं ग्राउंड लेवल पर काम करता हूं, मैं शिक्षकों से, अपने साथियों से जब लगातार 8 दिन से उनके फोन को सुन कर इतना मतलब मैं व्यतीत हो गया कि किसी का कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। अभी जनगणना में जिन्होंने ड्यूटी की, इतने 45 डिग्री टेम्परेचर में जिन शिक्षकों ने जनगणना का काम किया है, उनको पुरस्कार देने के बजाय उनको दंडित किया जा रहा है कि उनको ट्रांसफर नहीं होना है। भाई, केवल शिक्षकों को ही क्यों छोड़ा जा रहा है, जब अन्य विभाग के सारे कर्मचारियों को जनगणना में ड्यूटी होने के बावजूद उनके स्थानांतरण भी हो गए और उनको कार्य मुक्त भी कर दिया गया। केवल शिक्षकों के लिए इस प्रकार की नीति बनाया जाना किसी भी कीमत पर व्यवहारिक, न्याय संगत और तर्कसंगत किसी भी कीमत पर नहीं है। ये अटेंडेंस का विषय है महत्वपूर्ण कि 90% उपस्थिति जिसकी होगी उसका ही ट्रांसफर होगा। तो क्या इतने लोगों को वेतन नहीं मिला है, वो उपस्थित नहीं थे क्या? ये अटेंडेंस कौन सा एक ऐसा फार्मूला बना दिया गया कि जिसके कारण उनको ट्रांसफर से बाहर कर दिया जाए? दूसरी बात, हम बार बार इस बार ये अटेंडेंस में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें थी, कोई परेशानियां थी। हम प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री जी को और अपने विभाग को भी लगातार इस बात को लेकर अवगत कराते रहे कि कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कई प्रकार के इशू है, कई लोग ट्रेनिंग सेंटरों में कई प्रकार की ऐसी समस्या है जिसके कारण ये अटेंडेंस पूरी तरह से नहीं लग पाई थी। तो आपने यदि 1 जुलाई 2026 से अनिवार्य की है तो इस बार के लिए हम लगातार मांग करते रहे कि ये अटेंडेंस जो 90% की अनिवार्यता की गई है, इस बार उसको शिथिल किया जाए और इस बार इस व्यवस्था को इससे 90% का मामला हटाया जाए। उसमें पारस्परिक स्थानांतरण वाली बात है। पारस्परिक स्थानांतरण में जब प्राथमिक शिक्षक होगा तो उसको बताया गया कि वो जिले का कैडर है, वो दूसरे जिले में नहीं जा सकता, वो स्वैच्छिक आवेदन करे। अब जब स्वैच्छिक आवेदन करने जाता है तो 70% शिक्षक उस जिले में होना अनिवार्य होता है। तो जब वो भी पारस्परिक में, तो एक शिक्षक जब दूसरे जिले में जा रहा है तो उसके स्थान पर जा रहा है, तो उसमें कैडर यदि बदल रहा है तो उस जिले की लिस्ट में आखिरी में उसका नाम आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसमें आपत्ति है। कई लोग हमारे ट्रेनिंग सेंटरों में हैं, उनके लिए समस्या है, इतनी परेशानियां हैं। इस बार जब मैं देख रहा हूं 5-7 दिन से हमारे लोग कागज ले लेकर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परेशान हो रहे हैं, उनके ट्रांसफर के लिए आवेदन ही नहीं हो रहे, इधर उधर भटक रहे हैं।
मेरा आग्रह यह है, उसमें एक अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में मैंने एक बात लाई कि सीसीएल पे जो हमारी बहनें थी उनको उसमें बताया गया कि आपकी 90% उपस्थिति नहीं है। खैर उसको हटा दिया गया। उसमें विवाह पंजीयन का कॉलम डाल दिया गया कि विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र लाना। मेरी 30 साल पहले शादी हुई, उस जमाने में कोई सर्टिफिकेट की व्यवस्था ही नहीं थी, तो मेरे से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मेरे पति पत्नी होने का यदि कोई सबूत चाहिए तो सर्विस बुक के प्रथम पेज पर लिखा हुआ रहता है, आधार कार्ड में लिखा रहता है, समग्र आईडी में लिखा रहता है। वो तो हम जब संज्ञान में लाए तब उसको हटाया, लेकिन उसको कल हटाया। लगातार 3 दिन तक हमारे लोग परेशान होते रहे। मेरा विभाग से आग्रह है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की बहुत पवित्र भावना है, वो शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसी व्यवस्था न बने कि जिसके कारण जिन शिक्षकों के आधार पर, जिन शिक्षकों से, जिस गुरु से आप राष्ट्र निर्माण की हम कल्पना करते हैं, यदि उनको ही इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया जाएगा तो हम अच्छे काम की कल्पना नहीं कर सकते। मेरा आग्रह है कि स्थानांतरण में पूरी शिथिलता होना चाहिए और उनको बेहतरीन अवसर मिलना चाहिए। जो ठीक है जगदीश जी, ठीक पारदर्शिता जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से, ठीक है जगदीश जी, बस हो गया। ठीक है, आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास जगदीश जी। अशोक पांडे जी आपके पास आता हूं। अशोक पांडे जी, जगदीश जी बस हो गया, जगदीश जी तक आवाज नहीं जा रही शायद मेरी। अशोक पांडे जी आपके पास आता हूं। अशोक पांडे जी देखिए, अशोक पांडे जी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा है कि यहां पर बाकी कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं 17 से 18 हजार, हालांकि डेटा भी सामने नहीं आया है। उसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत लोगों को परेशानी हुई है। वो ट्रांसफर जो हुए हैं उनमें क्या दिक्कतें हुई हैं, जरा वो भी कर्मचारियों को बता दीजिए। नमस्कार अभिलाष जी। नमस्ते। इस बार जो ट्रांसफर के बैंक खोले गए, इस बार कर्मचारियों को ट्रांसफर से मदद नहीं मिली है। इस बार ट्रांसफर के नाम पे कर्मचारियों से मजाक किया गया है जी। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां ट्रांसफर ही नहीं हुए हैं। वन विभाग ऐसा विभाग है जहां लाखों कर्मचारी होने के बावजूद भी एक भी ट्रांसफर नहीं हुए। ऊर्जा विभाग ऐसा है जहां एक भी ट्रांसफर नहीं हुए। 15 दिन के लिए बैंक खोला, 1 दिन बढ़ाया, उसके बाद कर्मचारी आवेदन करता रहा। इतनी शर्तें लगा दी गई कर्मचारियों पे, ऑनलाइन करोगे तो आएगा, विभाग में करो। उसके बाद इस बार कर्मचारी ट्रांसफर की सुविधा से खुश नहीं, असंतुष्ट है। और मतलब ये सोच लीजिए कि 10% ही कर्मचारी का ट्रांसफर कई विभागों में तो हो पाया है, लेकिन वो भी कई शर्तों से जूझकर बामुश्किल ट्रांसफर को आदेश जारी करा पाए हैं। और 90% विभागों में ट्रांसफर नहीं किए गए, केवल आवेदन लिए गए और वो आवेदन विभागों में इकट्ठा करके बाद में कह दिया गया कि ट्रांसफर करने की जो बैन की अवधि थी वो खत्म हो गई। मुख्यमंत्री जी ने बैन की अवधि बढ़ाई भी तो केवल 1 दिन, ठीक 16 तारीख, 1 तारीख बढ़ाकर उसको फिर बैन कर दिया गया। तो इस बार जो कर्मचारियों के स्थानांतरण की बैंक खोला था वो कर्मचारियों की सुविधा के लिए नहीं, कर्मचारियों को परेशान करने के लिए खोला गया। और पूरे प्रदेश का लाखों कर्मचारी ट्रांसफर के नाम पे परेशान हुआ और उसको ट्रांसफर भी नहीं हो पाया। चलिए, मैं जल्दी से इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अजय सिंह यादव जी आपके पास आता हूं। अजय सिंह जी, आपके पास आऊंगा तो फिर जवाब आपको और देने होंगे। तो यशवंत सिंह चंदेल जी का भी हम सवाल ले लेते हैं ताकि इकट्ठा आप कंक्लूड करें, इनको बताएं कि क्या सरकार का इस पर जवाब है, रुख है। यशवंत जी, ये जो शर्तें डाली गई हैं अव्यवहारिक सॉर्ट ऑफ शर्तें हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है देख करके कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो होगा उसको समझ में आएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। भाई, जनगणना में ड्यूटी आप लगा रहे हो और फिर कह रहे हो कि तुम जनगणना ड्यूटी कर रहे हो इसलिए ट्रांसफर नहीं करेंगे। अच्छा, ट्रांसफर अभी नहीं कर रहे तो ये भी नहीं लिख के दे रहे हो कि कब करेंगे, और लिख के भी दे दोगे कब करेंगे तो क्या अगर मान लीजिए मुझे जहां की सीट चाहिए वहां तो आप अभी ट्रांसफर से वो पोस्ट फिल कर दोगे, तो मैं तो उसमें उम्मीदवार रहूंगा ही नहीं उस वक्त। तो मैं ड्यूटी कर रहा हूं अगर जनगणना की तो ये मेरे लिए सजा हो गई। दूसरा, जहां 70% शिक्षक नहीं है या उससे कम है उसकी सजा शिक्षकों को मिलेगी कि तुम दूसरे जिले में नहीं जा सकते, भले तुम्हारी पत्नी हो दूसरे जिले में, भले तुम्हारी मम्मी हो दूसरे जिले में, बुजुर्ग पिता हो, या फिर मेडिकल कंडीशन की वजह से तुम्हारे बच्चे या परिवार का कोई सदस्य हो, आप नहीं जा सकते। क्यों? तो भाई ये तो शिक्षा विभाग की गलती है ना। 70% पदों पर नियुक्ति करना यह शिक्षक का काम नहीं है, जनगणना में ड्यूटी लगाना यह शिक्षक का काम नहीं है, पर सारी सजा शिक्षकों को। क्या कहेंगे आप? आदरणीय अभिलाष जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं।
और ये ट्रांसफर नीति नहीं है अभिलाष जी, ये लेन देन की नीति और उगाही की नीति है। 1 महीने चले ट्रांसफर के मौसम में पैसा दो और ट्रांसफर लो का खुला रेट मध्य प्रदेश में चला है। और ये हम नहीं कह रहे, ये दैनिक भास्कर का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, वो स्टिंग ऑपरेशन में आप सबने देखा होगा। भले ही मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास भले ठप हो गया हो, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही हो, लेकिन यहां पर ट्रांसफर उद्योग को भाजपा ने नई नई ऊंचाइयों में पहुंचा दिया है। नई ऊंचाइयों पे ट्रांसफर उद्योग ने झंडा गाड़ा है। ये जो इन्होंने नई नीति बनाई है आदरणीय अभिलाष जी, केवल ये लेन देन का माध्यम तलाशने के लिए इन्होंने बनाई है। इनको कर्मचारियों से मतलब नहीं है कि कर्मचारियों से मतलब नहीं है। पहला इसका जैसा इनका नीति है कि महिला कर्मचारी और बीमार लोगों के इन्होंने कहा कि हम वहां पर आपको अगर कोई कर्मचारी है अगर गंभीर बीमार है तो उसको हम यथा उचित जगह पर उसका ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि उनका दूरस्थ क्षेत्रों पे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया है। सीनियर और जूनियर का असंतुलन हो गया है। एक MSME डिपार्टमेंट है, वहां पर देखने को मिल रहा है कि सीनियर को जूनियर बना दिया गया है, जूनियर को सीनियर बना दिया गया है। ठीक है। फिर पारदर्शिता का अभाव आदरणीय अभिलाष जी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, आप ऑनलाइन आवेदन करिए, ये करिए वो करिए, लेकिन अंत में जुगाड़ सिफारिश इसी के आधार पर ट्रांसफर हो रहे हैं। और पोर्टल की तकनीकी विफलता, भाई आप वहां पर उनसे मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये बताइए कि 15-20 साल पहले जिनकी शादी हो चुकी है, वो मैरिज सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो वो किस तरह से वहां पर आवेदन करें? भाई आपको अगर ये नियम बनाना ही था तो 1 साल पहले या तो इसको आप बता देते तो वो लोग तैयारी कर लेते, कर्मचारी इसको तैयारी कर लेते। ठीक है, चलिए। फिर इस नियम को आप 1 साल बाद लागू करिए। ठीक। अगले साल आप बोलिए कि अगले साल हम इस नियम को लागू ठीक है यशवंत जी। और रह गई 90% एक अटेंडेंस वाली। भाई बहुत जगह पर अभिलाष जी ग्रामीण एरिया में जाएं, ये AC में बैठ कर ये लोग नियम बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, नेटवर्क काम नहीं करता वहां पर। तो कर्मचारी क्या करे वहां पर जाके, वो कैसे अटेंडेंस लगा लेगा वहां पर वो जाके? ठीक है। चलिए अजय जी आपके पास आता हूं। देखिए 90% अटेंडेंस बड़ी दिक्कत, क्योंकि ये लोग पहले से कह रहे हैं तकनीकी दिक्कत है। कई आपके जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने लिख करके दिया है कि हां यहां नेटवर्क की दिक्कत है, ये घोषित तौर पर उन्होंने दिया है। पर आपने उन स्कूलों के शिक्षकों को ट्रांसफर से महरूम कर दिया, जनगणना में ड्यूटी लगा दी, उनसे कह दिया तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करेंगे। 70% शिक्षक नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो सर ये ट्रांसफर करने के लिए ओपन किया था या रोकने के लिए की थी? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में तबादला नीति है कुछ पूरी तरह से पारदर्शी है और साथ ही प्रदेश की जनता, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों सभी के हित में है। इसीलिए नीति बनाई जाती है ताकि कोई दुरुपयोग ना कर सके। तो कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें जमीनी सच्चाइयों का कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि हमें आरोप लगाना है इसलिए बोलते जाना है। देखिए जिस तरह की नीति है उसमें नियम बनाए गए और स्पष्ट तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार निश्चित किया गया है कि ये नियत संख्या से अधिक तबादले नहीं होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह से जनगणना जैसे आवश्यक कार्यों में जो शिक्षक लगे हुए हैं उनको भी तबादले में इस बार रोका गया है और जैसे ही उनका जनगणना का कार्य पूरा होगा उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, अगर उसमें लगे हुए शिक्षकों को लगातार तबादला किया जाएगा तो ये इतना महत्वाकांक्षी कार्य भी पीछे हो जाएगा, उस पर भी समझौता नहीं किया जा सकता है। उसके लगे हुए अधिकार शिक्षकों को और कर्मचारियों को अलग से सरकार द्वारा भत्ते भी दिए जाते हैं जो इस कार्य को करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बात कर रही, जीतू पटवारी ने तो अमाउंट भी तय कर दिया, तो ऐसा लगता है कमलनाथ सरकार में वो स्वयं मंत्री थे तो उनने अपने समय के अमाउंट के हिसाब से तबादलों की संख्या को गिन लिया है। नहीं तो जीतू पटवारी जी बता दें कि उनके इस अमाउंट का क्या आधार है। तो कांग्रेस में जो रेट चलते थे पटवारी ने बोल दिया, हमने तो देखा है एक ही दिन में एक अधिकारी का सुबह तबादला, दोपहर और शाम को तबादला हो जाता था। एक अधिकारी एक दिन में 3 आदेश करवाता था, तो वो होता था उद्योग। दूसरी तरफ ये शिक्षकों की जो ये अटेंडेंस की बात आ रही है, ये अटेंडेंस भिलाई से कंपलसरी है। ये 90% अटेंडेंस ये अटेंडेंस के आधार पर नहीं है,
पूर्व की अटेंडेंस के आधार पर है। अब किसी भी विभाग में अगर हमें तबादला नीति बनाना है तो कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे। जो बीमार है उन्हें लाभ दिया जा रहा है, पति पत्नी अलग जगह पर सेवा कर रहे हैं, बीच में विषय मैरिज सर्टिफिकेट का आया क्योंकि कुछ लोग गलत जानकारी दे के लाभ ले लेते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर विषय आया कि मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो सरकार द्वारा उसमें छूट दे दी गई है। अब सेवा रिकॉर्ड में अगर पति पत्नी का ब्यौरा दिया है उसी के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही अन्य जो कारण होते हैं वो भी माने गए। तो ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना ठीक है अजय जी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को अभी आरोप को छोड़ दीजिए। तो कैसे चलेगा? फिर तो हम नीति पारदर्शी नहीं बनाते। पारदर्शी सर होता वो तो आपकी अजय जी, अजय जी ठीक है, नीति नहीं बनाते। अजय जी एक मिनट, अजय जी आपने कहा जनगणना में जो साथी काम कर रहे हैं उनके लिए बाद में तबादले आप लोग खोलेंगे, आपने कोई डेट फिक्स नहीं की, कब तक इंतजार करेंगे? पहली चीज अगर आप इतने ही संवेदनशील थे तो जो काम ज्यादा कर रहा है उसके लिए आपको चिंता करनी थी, जो मुझे लगता है प्रशासनिक चूक है, आप माने या ना माने। उन्हें भी पता होना चाहिए कि ठीक है मेरा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद ट्रांसफर होगा, मेरा नंबर आएगा, पहला। दूसरा, आप मुझे एक व्यवहारिक दिक्कत की बात बताइए जो आप बिल्कुल बचा के निकल गए कि आज आपने तबादले खोल दिए, जो रिक्त पद हैं वहां पर लोगों को अप्लाई करने का मौका मिला और वहां पर पोस्टेड हो गए। अब जो जनगणना वाले हैं वो चाहते हैं कि भाई मैं फलाने जिले में चला जाऊं, वहां पोस्ट ही नहीं बची है, तो आपने तो सजा दे दी ना इनडायरेक्ट लिया, आप उतने रेशो में पोस्ट खाली रख रहे हैं। ये कहीं मेंशन किया है कि 70,000 अगर जा रहे हैं, इतने % होते हैं टोटल के, तो इतने % पद हम खाली रखेंगे ताकि इनको हम ट्रांसफर कर दें? देखिए अभिलाष जी, मैं दोनों चीजों को आपको स्पष्ट तौर पर कह दूं। जिस तरह से जनगणना का मामला है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। अब ये शेड्यूल जैसे ही समाप्त होगा तो जनगणना में जुटे हुए कर्मचारियों, शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा और ये निश्चित ही सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित है। और साथ ही जो बात कही जा रही है कि पद भर जाएंगे, देखिए तबादला का अधिकांश आधार होता है इधर से उधर कर्मचारियों का जाना। कोई भोपाल चाहता है तो भोपाल से ग्वालियर भी जाना चाहता है, आपस में म्यूचुअल तबादले होते हैं। पद रिक्त रख के तो व्यवस्था चरमरा जाएगी और ऐसा रखा भी नहीं जा सकता है। इसलिए जब इस समय की स्थिति बनती है तो आप ये मान के चलिए, आमतौर पर व्यवहारिक तौर पे आवेदन आते हैं, प्रदेश के तमाम इलाकों से तबादला रिक्वेस्ट आती है। कोई मंडला में बैठा है, टीकमगढ़ में बैठा है तो वहां का आरती की तबादला चाहता है, भोपाल में रह रहा है वो भी चाहता है कि मैं दमोह पहुंच जाऊं। तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। अशोक पांडे जी तो कर्मचारी नेता है, वो इस चीज को और अच्छे से बता सकते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप सर एक मिनट सर, ये सब जानते हैं कि गांव से निकलकर सब शहर की तरफ आना चाहते हैं ट्रांसफर में, बहुत कम लोग होंगे जिनकी एक मिनट, ये सर आप ये आई वॉश मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि उनका हक आप लोगों ने क्यों नहीं रख करके अलग छोड़ा? आपसे चूक हुई प्रशासन से कि 70% लोगों का ट्रांसफर रोक रहे हैं, तो ट्रांसफर के 70% या 70,000 लोगों के रेशो के हिसाब से उतने पद खाली रखें। भाई उन्हें क्यों नहीं आप बराबरी का मौका दे रहे हैं ट्रांसफर के लिए ऑप्ट करने के लिए? अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरी जनगणना में ड्यूटी लगा दी, भोपाल में 4 पद खाली हैं, मुझे नरसिंहपुर से भोपाल आना था, आपने 4 पद भर दिए, अब मेरे पास वेबसाइट पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब जब आपने जनगणना खत्म करी तो मेरा तो हो गया ना काम, आपकी व्यवस्था चल गई। जनगणना सरकार ने शिक्षकों से करा ली, जो कि संवैधानिक तौर पर गलत है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इनसे सिर्फ शिक्षण का काम कराइए। एक तो आप इनको इधर उधर के काम में लगाते हैं, फिर इनके जो कर्मचारियों के अधिकार हैं उनसे भी वंचित कर देते हैं। देखिए अविनाश जी, आपने बहुत विस्तृत तरीके से बात बोली कि आप नरसिंहपुर से भोपाल कोई आना चाहता है, तो कोई कर्मचारी ऐसा भी है जो ग्वालियर से या इंदौर से नरसिंहपुर भी जाना चाहता है। तो ये इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? समय का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। 70,000 है सर, 2-4 नहीं है, 70,000 जब आप एक साथ खोलेंगे तो 70,000 लोगों को ऑप्शन मिलेंगे क्या उनके मन चाहे? आप क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए बिल्कुल मिलेंगे, और मैं आप मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के लिए रिक्वेस्ट आई है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां तो आप नहीं जाना चाहते। एक मिनट, तो फिर अजय जी चलिए, अब मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूं। अजय जी आप ये कह रहे हैं फिर कि मतलब अब जब जनगणना वाले लोगों के लिए तबादले खुलेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी फिर से खुलेंगे, क्योंकि इनको कहीं ले जाना होगा तो उनको कहीं से हटाना होगा या दूसरों को उनकी जगह लाना होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे लोगों के लिए ओपन होंगे? जनगणना में भी सभी जिलों में कर्मचारी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले के लगे हैं तो अब चलिए ठीक है, ये वाला मामला तो एक्सपोज हो गया। अब मुझे तीसरा मुझे बताइए कि 70% जहां पर शिक्षक उससे कम है, ये गलती सर शिक्षकों की है या आपके स्कूल शिक्षा विभाग की है?
देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिन जिलों में शिक्षकों की संख्या कम है, वहां में आगामी समय में जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सभी जगह 100% 15 सालों से है। एक मिनट अजय सिंह यादव जी, 15, 18, 20 साल आप मुझे बता दीजिए किस सन से गिना दूं, तब से आज तक 100% आपने नियुक्तियां नहीं की हैं और आप कहना चल रही हैं। लगातार शिक्षा विभाग में नियुक्तियां चल रही हैं। आप मुझे बता दीजिए किस साल में, आपको याद हो तो साल बता दीजिए, इस साल में 100% थी, जितनी जरूरत थी उतने पद भरे हुए थे। की सरकारों में और कांग्रेस के समय से जो शिक्षा कर्मी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। 20 साल आपने ले लिया, आप नहीं ठीक कर पाए। आपको क्या 200-400 साल चाहिए सर इसको ठीक करने के लिए? 20 साल बहुत होते हैं, ठीक कर लीजिए। मुझे लगता है आगामी सत्र तक ये पूरी संख्या भर जाएगी। और सर एक बात बताइए, चलिए मान लिया कमी भी है, मान लिया कमी भी है, इसमें उस शिक्षक का क्या दोष जिसकी पत्नी दूसरे जिले में है? सर आपने उसको ट्रांसफर के अधिकार से महरूम कर दिया, ये कह के कि हम अपना काम नहीं कर पाए तो तुम्हें ट्रांसफर नहीं देंगे। ये क्या तरीका है सर? अविनाश जी, मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखना ये भी सरकार का दायित्व है। और जिस तरह की ऐसे रखेंगे सर, ऐसे रखेंगे सर, 70% पद खाली रखकर रखेंगे, 70% पद खाली रखकर के आप शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखना है और उसकी सजा शिक्षकों को दे रहे हैं। चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं जगदीश यादव जी। जगदीश यादव जी, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर कैसे नियम कानून बनाए। मैं बहुत अब खुल के बात कर लेता हूं कि भाई आप परेशान होंगे और जितना परेशान होंगे देखिए वो शेयर मार्केट ऐसा चढ़ेगा, वो रेट जो है वो बढ़ेगा भैया, फिर ऊपर जाएगा रेट। जितने ज्यादा आपके रास्ते बंद किए जाएंगे उतना आप फड़फड़ाएंगे, तरसेंगे, कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे ठीक है 2 में नहीं हो रहा तो 4 लाख खर्च कर देते भाई, करवा लो, पता नहीं खुलेगा कि नहीं। क्या ये जानबूझ करके अधिकारियों ने ऐसी सेटिंग करके ये ऐसे नियम कायदे बना दिए कि आम जो स्वाभाविक जेन्युइन व्यक्ति है उसको ट्रांसफर ना मिल पाए? अभिलाष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि एक बात आपसे भी विस्मृत हो रही है कि जो जनगणना में ड्यूटी जिनकी लगाई गई है कि उनको जनगणना कार्य राष्ट्रीय कार्य का है, राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, उसमें निश्चित रूप से हम सब पूरी सहभागिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और तत्परता के साथ हमारे शिक्षक साथी जनगणना का काम भी करवाते हैं और जब इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शनों को भी गंभीरता के साथ में काम करवाते हैं। लेकिन सारे विभाग के, दूसरे विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण हो गए हैं और उनको कार्य मुक्त भी कर दिया गया, केवल शिक्षकों को ही रोका गया। और जनगणना अभी मकान गणना हो चुकी है, अभी कोई काम नहीं है। अब काम जनगणना का होगा फरवरी 2027 में होगा। तो जब फरवरी 2027 में काम होगा तब नई पॉलिसी आएगी कि नहीं आएगी। और हमने बार बार यही आग्रह किया है कि जो इनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है उनके स्थानांतरण कर दिए जाए, कंडीशनल कर दिए जाए कि जैसे ही आपकी जनगणना कार्य पूर्ण होगा आपको आपके विद्यालय के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया। 70% वाला विषय है, 90% वाला जो विषय है कि 90% आपकी ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य है, 90% उपस्थिति होना अनिवार्य है कि स्थान पर यह होना था कि आपका 90% रिजल्ट होना अनिवार्य है, तब आपको ट्रांसफर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आता, हमारे लोग और उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करते कि जब मैं अच्छा काम करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे इसका लाभ भी मिलेगा। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो मैंने पूर्व में आपसे इसमें मैंने बात करी थी कि जो महिलाओं के लिए जो सीसीएल और मेडिकल वाला था उसके लिए मेल करवाने की जो बात कही, तो मेल किए जा रहे हैं लेकिन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। तो वो भी आपकी गलती है ना, पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है जिले में, वो सब शिक्षकों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, उन खामियों को सुधारना चाहिए। स्थानांतरण का मतलब होता है, सरकार की पवित्र भावना होती है कि कर्मचारियों को स्वच्छंद वातावरण में, अच्छे वातावरण में काम करने का भरपूर अवसर। ठीक है जगदीश जी, ठीक जगदीश जी, ठीक है। अशोक पांडे जी के पास आता हूं मैं जल्दी से। कीमत पर न्याय संगत नहीं है। पिछले वर्ष पूरे साल ई अटेंडेंस को लेकर परेशान होते रहे हम, पूरे ई अटेंडेंस को लेकर परेशान होते रहे, उसके बाद में टेट को लेकर परेशान होते रहे, अब स्थानांतरण को लेकर परेशान। ठीक है, शिक्षक। चलिए ठीक है अशोक जी, ठीक है। जगदीश यादव जी के पास आने दीजिए मुझे। ठीक अशोक जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है। जगदीश यादव जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए ऐसा जो ट्रांसफर है ना, मुझे तो माफ कीजिएगा, अशोक पांडे जी के पास आता हूं, माफ कीजिएगा। अशोक पांडे जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो ट्रांसफर है वो अधिकार हैं या फिर वो कृपा है, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। भाई ट्रांसफर जो है, ऐसा क्यों लगता है हमारे कर्मचारियों को जब हम देखते हैं, जब मंत्री जी आकर के या अधिकारी आकर के बोलते हैं कि हम इन पर, ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं। अब अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई स्थिति ऐसी है और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, उसको हमारे नीति निर्धारकों ने बोल रखा है कि पति और पत्नी को साथ रखना है,
तो उसको इतनी गुहार क्यों लगानी है भाई? उसको इतने हाथ पैर क्यों जोड़ने हैं? उसको रिश्वत क्यों देनी है कथित तौर पर? उसको क्यों इतना सारा टेंशन लेना है? मुझे तो यह समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये लोग एहसान कर रहे हैं आप कर्मचारियों पर हमारे। अगर आपने घर से पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में, दोनों को अलग रखा है तो नियम है कि साथ रखिए, तो रखिए ना। उसमें ट्रांसफर बंद करना खोलना क्या है? ये तो स्वतः काम होना चाहिए ना। ये तो वही वाली बात हुई कि हमने काम किया, अब सैलरी लेने के लिए हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि भाई सैलरी दे दो। तो मुझे ये बताइए कि ये जो जायज चीजें हैं उसको लेकर के ट्रांसफर नीति में उस पर रोक क्यों होती है? ये तो साल भर हो सकता है ना। म्यूचुअल कोई मांग रहा है तो साल भर कर दीजिए। आपसे कोई अगर कह रहा है कि भाई मेरी पत्नी वहां पर है तो उसका वेरिफिकेशन कराइए, कर दीजिए। क्या दिक्कत है सर इसमें? अशोक जी, आवाज नहीं आ रही। अशोक जी आपको आवाज नहीं मिल रही मेरी? अशोक जी आ रही। अच्छा अशोक जी, मैं ये जानना चाहता हूं क्या शिक्षक या कर्मचारियों को रहम की तरह लेना होता है तबादले, कि सरकार का जब मन हो, प्रशासन का जब मन हो, मंत्री जी का जब मन हो, अधिकारियों जी का जब मन हो तब जाकर के मिलेगा? कुछ तो आपके संवैधानिक अधिकार है ना। पति पत्नी का अलग अलग जिले में है, अगर वृद्ध माता पिता बीमार है, उनको डॉक्टर लिख के दे रहा है कि भाई इनको कैंसर हो गया या इनको पैरालिसिस हो गया, इनको देखभाल की जरूरत है, तो ये तो साल भर भी हो सकता है ना। इसको क्यों रोका जाता है बार बार? ये सरकार की एक मोनोपोली है। जी, सरकार जानबूझ के ट्रांसफरों पे बैन लगा देती है ताकि कर्मचारी परेशान हो, चाहे उसका परिवार का उसका पिता की मृत्यु हो जाए या पिता गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो भी वो उसकी सहायता और मदद नहीं कर पाए। जबकि ट्रांसफर स्थानांतरण कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है, पदोन्नत कर्मचारी की संवैधानिक अधिकार है जी। कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि यदि पति पत्नी अलग अलग हैं तो उनको एक स्थान पर होना चाहिए। लेकिन यदि ये वो स्थानांतरण की मांग भी करने किसी मंत्री जी के यहाँ या आईएएस के पास कर्मचारी जाता है तो उसको अधिकारी और मंत्री जी याचक बना देते हैं, जबकि ट्रांसफर पे बैन होना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कर्मचारी की आवश्यकता होगी, जब कर्मचारी को ज़रूरत होगी तब वो आवेदन दे देगा और विभाग में उसका ट्रांसफ़र जैसा उसको उचित विभाग समझता है, यदि पद खाली है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ऐसा पहले होता था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ये ट्रांसफ़र पे बैन लगाना और खोलने का काम शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, जिसमें कर्मचारी पिस रहा है। इस बार तो कर्मचारियों को ट्रांसफर के नाम पर मजाक किया गया, मजाक बनाया गया। ठीक है, आप शिक्षा विभाग की तो बात शिक्षकों की कर ही रहे हैं, शिक्षक को तो परेशान हुए ही हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां ट्रांसफर के नाम पे कर्मचारी परेशान नहीं हुआ हो। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां एक प्रतिशत कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया गया, केवल आवेदन लिए गए। इस बार ट्रांसफर से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। सरकार को पुनः ट्रांसफर से बैन हटा देना चाहिए और कर्मचारी की सुविधा, कर्मचारी के अधिकार के हिसाब से देख के उसको ट्रांसफर का लाभ देना चाहिए, स्थानांतरण का लाभ देना चाहिए। यदि पति पत्नी अलग है तो उन्हें एक स्थान पे करना चाहिए। ठीक है, लेकिन याचक न बनाना चाहिए उसको। सरकार ये समझे कि ये कर्मचारी का अधिकार है और उसे हम अधिकार उसका दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं चंदेल जी आपके पास। चंदेल जी, देखिए इस वक्त शिक्षक हो या कर्मचारी हो वो नाराज हैं। आप लोग इनके मामले को लेकर के कब इनके साथ खड़े होंगे, कब उतरेंगे? क्योंकि शिक्षकों के साथ दिक्कत यह है, कर्मचारियों के साथ कि वो अगर प्रदर्शन करने लगते हैं तो उन पर कार्रवाइयां हो जाती हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग की बात करें तो उसमें आधे से ज्यादा तो संविदा शिक्षक हैं। दूसरे विभागों की बात करें तो आउटसोर्स से भरा पड़ा है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, सब उन्हीं के भरोसे चल रहा है। तो अब दिक्कत यह है कि वो अपनी मांगों के लिए खुल के लड़ भी नहीं सकते। ऐसे में विपक्ष की तरफ देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आदरणीय अभिलाष जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं और जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया है, ये एक निष्पक्ष पत्रकारिता की निशानी है। इसके लिए आपको साधुवाद है। और रही बात कि अभिलाष जी कांग्रेस क्या कर रही है, तो कांग्रेस का एक शिक्षक विंग है
शिक्षक कांग्रेस जो लगातार इन मुद्दों को उठाती है, अभी जैसे टीईटी का मुद्दा हुआ उस पर हमने मजबूती के साथ पर यहाँ पर शिक्षकों के साथ खड़े होकर हमने उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। और इस ट्रांसफर उद्योग को भी आप देखिए, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, आए दिन वो इस पर अपनी बात रखते रहते हैं और हम हमेशा शिक्षकों के साथ में खड़े हैं। आदरणीय अविनाश जी, ये बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो केवल जहां पर शिक्षक हैं ही नहीं, वो केवल अतिथि शिक्षकों के बल पे चल रहे हैं। हाँ, वो हैं, मैं मानता हूं। वहां पर अगर शिक्षक नाम पर कोई जवाब, जो आपने 70% की बात की, कई जिले तो ऐसे हैं 70% से भी कम शिक्षक हैं, वो केवल अतिथि राम भरोसे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है भाजपा सरकार में, वो राम भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। करीब 1.5 से 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आज तक वो पद नहीं भर पा रही है शिक्षकों का। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब अजय जी यादव आपके पास। अजय जी, मुझे ये बताइए सर, ये समस्याएं प्रैक्टिकल बहुत दिख रही हैं कि दिक्कतें। दूसरा, 4 लाख शिक्षकों के तबादले के लिए आप 6 दिन का विंडो देते हैं, उसमें वो खुलते नहीं है। जगदीश जी हो गया, अजय जी से सवाल है, उसमें कई बार आपके पोर्टल की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सर, आप जानबूझ करके इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं कि कर्मचारियों की सांसें अटक जाएं? ऐसा क्यों सर? देखिए अविनाश जी, सरकार द्वारा पूरी तरह से तकनीकी रूप से और पारदर्शी रूप से तबादला नीति बनी है और जल्द ही जब शिक्षकों की तबादला सूची आएगी तो शिक्षकों को ये पता चल जाएगा कि किसी को प्रयास नहीं करने पड़े, नीति के अनुसार तबादले हुए। कांग्रेस के नेताओं का रुदालू रोना मैं सुन रहा था, टीईटी के लिए इन्होंने संघर्ष किया। अरे तेलंगाना और कर्नाटक में सबसे पहले लागू की कांग्रेस की सरकार ने टीईटी का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, और यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हो। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों, संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा करके कमलनाथ सरकार बनी थी, क्यों नहीं करती है नियमित आपने 15 महीने में? और आज यहाँ पर झूठी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल और केवल झूठ, फरेब और प्रपंच की राजनीति करते हैं। आपके इस विषय पे जो चर्चा हुई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं और हम आगे भविष्य में ये तय करेंगे कि इन सुझावों को भी भविष्य में जो नीति बने उसमें ला सके, ताकि प्रदेश में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक कोई भी परेशान ना हो और नीति ऐसी हो कि शिक्षक को घर बैठे उसकी सुविधा के अनुसार काम मिल सके। अजय जी, देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं, बस मैं आपसे सुझाव है मेरा आपको, और गुजारिश भी है मेरे कर्मचारी भाइयों की तरफ से, उनकी तरफ से मेरी पर्सनल ये गुजारिश है कि 4 लाख शिक्षकों के तबादले के लिए आप पोर्टल खोलते हैं और 6 दिन का टाइम देते हैं सर, उसमें इतनी सारी नई कंडीशन लगा देते हैं जो पहले आप नहीं बताते हैं। या तो आप उनको पहले मैसेज करके कन्वे कर देते, शिक्षक संगठनों के लोग हैं, ये अशोक पांडे जी, जगदीश यादव जी जैसे लोग आपसे जुड़े रहते हैं, आप इनको बोल देते भाई ये नए बोल दीजिए, सब मैरिज सर्टिफिकेट तैयार कर लें, ये कागज तैयार कर ले। सर आप समझिए ना, आप एकदम से पोर्टल खोलते हैं, उसमें पता चलता है इतनी सारी चीजें हैं। आपने पति को रख रखा है, पत्नी से दूर, पति किसी और शहर में काम कर रहा है, अब वो भाग करके जाए छुट्टी लेकर के और उधर अगर अपने शादी का नया रजिस्ट्रेशन बनवाए, जैसे जगदीश यादव जी कह रहे थे जिसको 25 साल हो गए, वो जाकर के अपना, आपको पता है 5 दिन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अच्छा 5 दिन में मैं कह रहा हूं छुट्टी लेके चला भी गया और 5 दिन बाद जब लौट के आया तो आपने कहा ई अटेंडेंस में आपकी अटेंडेंस 89% है, आप इसके पात्र नहीं रहे। सर ऐसे मजाक टाइप की चीजें ना मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। आप समझिए, संवेदनशील विषय है सर, शिक्षकों का, कर्मचारियों का हक है ये, उससे उतनी ही संवेदनशीलता से डील करना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट के मामले पे सरकार द्वारा छूट दे दी गई है, उसकी किसी तरह सर लगाया क्यों था नियम? आप उससे 3 दिन खराब हुए ना अजय जी, 3 दिन खराब हुए कि नहीं हुए विरोध करने पर? ये शिक्षक संघों के माध्यम से ये विषय आया था। अजय जी, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपने 6 दिन दिए साहब, आपने 6 दिन दिए, 4 लाख लोगों को, उसमें 3 दिन इसी लड़ाई में निकल गए। अब आपने 3 दिन बाद वापस किया तो 3 दिन एक्सटेंड कर देते, कर दीजिए 3 दिन एक्सटेंड। क्योंकि हम लोग इस चीज की समीक्षा करेंगे, अगर शिक्षक आवेदन नहीं कर पाए होंगे तो आवश्यकता होगी तो पोर्टल को दोबारा खोलने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। आपको कहां दिक्कत लगेगी सर? दिक्कत शिक्षकों को आ रही है, आपको कहां दिक्कत लगेगी? सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता देना भी सरकार का दायित्व है। जो अपने सेवा कार्यों में नियमित रूप से 100% आ रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता तबादले में मिलना ही चाहिए। हाँ। इसलिए सरकार द्वारा ये नीति बनाई गई है और मुझे लगता है भविष्य में इन चीजों को कर्मचारी और शिक्षक भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, वो सुबह कभी तो आएगी जब ट्रांसफर नीति जो है वो बिल्कुल पारदर्शी और कर्मचारियों के हित में हो जाएगी। ये जो ट्रांसफर करने वाले हैं उनके हित में नजर आती रही है, चाहे वो दिग्विजय सरकार रही हो, शिवराज जी की सरकार रही हो या अब की सरकार हो। मैं साफ तौर पर कहता हूं, जिस दिन ये कर्मचारियों के हित में हो जाएगी ना एग्जीक्यूट,
उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारे कर्मचारियों के भी और प्रदेश के भी। अजय जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो बिंदु आपको लगते हैं कि बहुत जायज हैं, मुझे तो कई लगे, उन्हें जरूर कोशिश कीजिए कि एड्रेस कर सकें। बहुत शुक्रिया अजय सिंह यादव जी, यशवंत जी, जगदीश जी और अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।